हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि जो क्लास 6 है, क्लास 6 की जो हिस्ट्री है ये जो है हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसका जो है मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज जिसमें 1 to 3rd चैप्टर की प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। अब मैं जो है नेक्स्ट जो क्लास लूँगी 4 to 7 चैप्टर की जो है जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। ठीक है, और जो क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है आपकी क्लास 6 to 8, ठीक है, 6, 7, 8 ये तीनों जो है मैंने कंप्लीट करवा दी है। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप खुद से तैयारी करके अपना CTET निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस याद रखिएगा पेपर 2 के लिए जो है एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी से अपना CTET क्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक हेल्प जरूर मिलेगी। यहाँ से पूरा हाईलाइटेड नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। टेलीग्राम पे मैं नोट्स शेयर कर देती हूँ। ये जितने भी चैप्टर है मेरा फोकस मेन है CTET को लेकर, और आप लोगों को एनसीईआरटी के बाहर मैं कुछ भी नहीं बताती। मतलब जो फैक्ट्स हैं, वैसे किसी भी, आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी राजा हो या कोई भी हो, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन हमें जो फोकस करना है वो एनसीईआरटी को फोकस करना है। क्योंकि जो CTET में सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है ना एसएसटी के लिए, वो सिर्फ एनसीईआरटी से पूछती है, उससे बाहर कुछ नहीं। तो जितना भी आपका 6 to 8 के लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं वही जो है आप लोगों के पूछे जाते हैं। पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराऊंगी, बस जुड़े रहिए। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं पूरा जो है आप लोगों को एसएसटी की यहीं पर जो है प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। प्लस सभी सब्जेक्ट, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, पेपर 1 और 2 के लिए आपकी CDP की क्लास चल रही है और पेपर 2 के लिए जो है SST की क्लास चल रही है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आपको जो है एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर सकें। यहाँ से मैं आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स ही नहीं बल्कि एक गाइड भी करती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि हम सिर्फ क्या फोकस करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है। और इतना मैं बता देती हूँ, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बुक से ही आप लोगों के लिए नोट्स, मैंने खुद कंटेंट जो है ये आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है आप राजपूत वंश से लेके, ठीक है, राजपूत वंश से लेके आप जो है लोधी वंश तक, ठीक है, सैयद वंश, ठीक है, जो लोधियों तक का जो है आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। तो एक एक चीज़ जो मैं कराने वाली हूँ, ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 आप लोगों को अभी मैं करवा रही हूँ, पार्ट 2 में जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बस जुड़े रहिए, आप लोगों को यहाँ से पूरा जो है मटेरियल मिलेगा। देखिए, दिल्ली के सुल्तान की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका जो दिया गया है 12वीं शताब्दी में जो है बताया गया है कि दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण शहर था। ठीक है, कब? 12वीं शताब्दी में। लेकिन जैसे जैसे 12वीं शताब्दी के मध्य में आया, तोमरों को अजमेर के जो चौहानों ने परास्त कर दिया। तोमरों का एक महत्वपूर्ण राजा जो है अनंगपाल, ठीक है, इनको जो है चौहानों ने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और इसी काल में, तोमरों के ही काल में, जब तोमरों को अजमेरों ने चौहानों ने परास्त किया था, तो उसी काल में जो है दिल्ली जो है एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिल्ली एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र कब बना था? किसके काल में? तोमरों को जो अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था, उसी काल में जो है दिल्ली जो है क्या बन गया था? एक वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। शहर में ना बहुत सारे जो है समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, और ये जो जैन व्यापारी थे दिल्ली में बहुत सारे जो है मंदिरों का निर्माण करवाया था। और यहाँ जो है दहली वाल, याद रखिएगा, यहाँ पर दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी उस टाइम पे प्रचलन में थे। तो दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के जो हैं दिल्ली सल्तनत में डाले जाते थे और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना ऐसे ही नहीं होती, तुर्कों का जो है आक्रमण होता है। हर एक चीज़ बताऊंगी, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर चीज़ें समझना है तो। ठीक है, आपको अलग से एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैं बता रही हूँ बस उसे कर लीजिए। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में जो दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना हुई, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना में जो है पहले तुर्की आक्रमण होता है। ठीक है, और यहीं पर दिल्ली सल्तनत में ही दहली, कोहना, सीरी और जहांपना आदि नगर जो है बसाए गए।
आपको मैं बता दूं तो सबसे पहले जो है तुर्कों के आक्रमण की बात करें तो अलप्तगीन नामक का एक शासक था जो गजनी वंश का संस्थापक था। अलप्तगीन जो है गजनी वंश का संस्थापक था। इसी का पुत्र जो होता है सुबक्तगीन, ये भारत पर पहली बार जो है आक्रमण करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत में किस तुर्क शासक ने पहली बार जो है आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा सुबक्तगीन। ठीक है, महमूद गजनी जो कि सबसे पहला तुर्की शासक था जिसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसने जो है सुबक्तगीन ने जो है भारत में प्रथम तुर्क शासक की स्थापना की थी। और महमूद गजनी जो कि गजनी वंश का ही था, इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत में तुर्क शासक बना। ठीक है, महमूद गजनी आप लोगों को पता है कि सोमनाथ मंदिर को जो है लूटने आया था और बहुत सारा धन लूट कर लेकर गया। और यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे आने के बाद जो प्रथम तुर्क शासक जो था महमूद गजनी, वो जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। पूरा एकदम टू दी पॉइंट्स में, आप लोगों को इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मोहम्मद गौरी भारत में जो है तुर्की राज्य का संस्थापक था। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी तुर्की राज्य का संस्थापक। एक भारत में प्रथम तुर्क शासक जो है वो था महमूद गजनी, लेकिन तुर्की राज्य का संस्थापक किसे बोला जाता है, मोहम्मद गौरी। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन जो दिल्ली का जो पहला राजा था, दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है ना, वो इल्तुतमिश को बोला जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। ठीक है, वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि लाखों का दान देने वाला। लेकिन आपसे नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जो एनसीईआरटी में है वो आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को दिल्ली के शासक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजपूत वंश जिसमें कि तोमर और चौहान थे। ठीक है, तोमरों को ही अजमेर के चौहानों जो है, अजमेर के चौहान कौन, पृथ्वीराज चौहान, जिसने कि क्या किया था, परास्त किया था। राजपूत चौहान के बाद जो प्रारंभिक तुर्की शासक आता है जिसमें सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्की राज्य मतलब कि भारत में सबसे पहला जो है तुर्की शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा इल्तुतमिश। इनका काल जो है याद कर लीजिएगा, वैसे पूछा नहीं जाता है सीटेट में तो। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान जो कि शासन बनी, लेकिन एक जो है वो महिला होने के कारण जो है उसका विरोध किया गया। सब कुछ बताऊंगी आगे। ठीक है, फिर इसी में जो है कौन आता है, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन आता है। तुर्की शासन में जो है ये चार जो है महत्वपूर्ण होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इसके बाद हम करते हैं खिलजी वंश जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है तुगलक वंश। देखिए कौन से वंश में कौन कौन से राजा रहे ये आपको याद रहना चाहिए, कई बार पूछ देता है। ठीक है, तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो 1320 से 1414 तक का इसका जो है टाइम रहा है। सबसे पहला राजा जो रहा है गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इनके बारे में बहुत सारा कुछ आता है, मैं बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, पहले आप इसे समझ लीजिए। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1451 तक का समय होता है। खिज्र खान जो है इसमें मेन होता है। लोदी वंश में बहलोल लोदी आता है। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोगों को याद रखना है कि किस वंश में कौन से राजा थे। अब हम बात करते हैं दिल्ली सुल्तान के बारे में जो है जानकारी। दिल्ली के जो सुल्तान है उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही आपका हेडिंग है और आपको ये पता होना चाहिए। तो दिल्ली के सुल्तान की बात करें तो उनके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है, सिक्कों से, जो उस टाइम पे सिक्के ढाले गए थे उससे पता चलता है। और जो स्थापत्य मतलब जो उस टाइम पे जो जितने भी इमारतें बनवाई गई थी उनके माध्यम से जो है हमें जानकारी मिलती है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। तो अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य, इन सब के माध्यम से जो है हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, इतिहास में तारीख एक वचन के लिए पूरा बोला गया है, तवारीख। इतिहास में जो है तारीख और तवारीख भी हैं जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में जो है ये उनके बारे में लिखते थे। याद रखिएगा इनकी जो भाषा थी कौन सी थी, तुर्कों का दिल्ली सुल्तानों की जो जिस भाषा में जो इनके बारे में मिला है वो कौन सी भाषा थी, फारसी। ठीक है, कौन सी भाषा थी, फारसी। तो जो तारीख और तवारीख होते थे ना, ये सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन के लिए जो भी कुछ लिखते थे वो भाषा जो है फारसी में लिखते थे।
कई बार क्वेश्चन आता है तवारीख के जो लेखक थे, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी, ये जो है ना एक सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, मतलब कि एकदम पूरे पढ़े लिखे लोग होते थे, जो घटनाओं का कोई भी चीज़ होता था, कोई भी घटना होती थी, कोई भी युद्ध होता था, उनके बारे में जो है ये वर्णन करते थे। ये जो है शासकों को, जो सुल्तान होते थे, उन्हें शासन करने के लिए सलाह भी दिया करते थे। कौन? तवारीख। तवारीख अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझते थे। उनको लगता था कि हम पढ़े लिखे हैं, हम एक उच्च वर्ग में पैदा हुए हैं और हमारा इस पर अधिकार है, वो दबा कर रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो तवारीख के लेखक जो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी होते थे, ये सभी जो है पढ़े लिखे होते थे और ये शासन संबंधी सलाह भी देते थे। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि आपको ये क्या जरूरत है। अब मैं बताती हूँ। देखिए, मैं आपको जब 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें तवारीख के बारे में कोई भी लाइन आपको देकर पूछ ली जा सकती है, तो पूछी जा सकती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तवारीख के जो लेखक थे ना, याद रखिएगा, नगरों में रहते थे। तवारीख के लेखक गांव में नहीं रहते थे, ये नगरों में रहते थे, पढ़े लिखे लोग थे। गांव में शायद ही कभी ये रहे हों, और ये हमेशा कुछ भी लिखते थे ना, इनाम पाने की आशा से लिखते थे। याद रखिएगा, जो तवारीख थे, कुछ भी जो लिखते थे वो इनाम पाने की आशा में। जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज बनाए रखने की सलाह देते थे। कौन? तवारीख। ये तवारीख के बारे में सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तवारीख लेखक होते थे, ये जो है जन्मसिद्ध अधिकार, मतलब अगर वो सचिव हैं तो उनका बेटा ही सचिव बने, तो ये जन्मसिद्ध अधिकार की बात करते थे। लिंग भेद पर आधारित जो है आदर्श समाज को बनाए रखने की व्यवस्था, बनाए रखने की जो है क्या करते थे, सलाह देते थे। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपसे पूछ सकता है कि पांडुलिपियों को तैयार करने के जो है 4 चरण कौन से हैं। इधर उधर करके आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो है पांडुलिपि तैयार करने के लिए कागज को तैयार किया जाता था। कागज को तैयार करने के बाद उस पर जो है लिखाई का काम किया जाता था। लिखने के बाद जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते थे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता था, उन पर जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला कर उस पर जो है उसका प्रयोग किया जाता था। फिर चौथा जो है जिल्द को तैयार किया जाता था, पूरी एक जो है पांडुलिपि तैयार की जाती थी। तो ये 4 प्रक्रियाएं जो है आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने दिया क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम न्याय चक्र की बात करें, दिल्ली सुल्तानों की बात करें, दिल्ली सल्तनत में, तो 13वीं सदी में ना इतिहासकार फक ए मुदब्बिर थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, ये क्वेश्चन आया है, किसने, ये आपको स्टेटमेंट दे देगा और पूछ देगा कि ये किसने कहा है, तो फक ए मुदब्बिर। ठीक है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। जो राजा है क्या जाके खुद ही लड़ेगा? नहीं, सैनिक के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, ये बात फक मुदब्बिर ने कही कि राजा जो है अकेले कुछ नहीं कर सकता। राजा का काम सैनिकों के बिना काम नहीं चल सकता। सैनिकों को वेतन चाहिए, वेतन आता है किसानों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व से, लेकिन राजस्व तभी किसान दे सकते हैं जब वो खुश रहें, प्रसन्न रहें, ताकि अच्छे से खेती कर सकें। और फिर जो है राजा, ये तभी सब हो सकता है जब राजा जो है न्याय और ईमानदार वाला प्रशासन को बढ़ावा दे। ठीक है, तो न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझने के लिए जो है फक ए मुदब्बिर ने ये बात कही थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट कहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना, वो सब कुछ मैं आप लोगों को कराऊंगी। बस जो है बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को मैं एनसीईआरटी कराऊंगी जो आप लोगों की 40 मार्क्स की एनसीईआरटी से आता है ना, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 35 जो है मैं आप लोगों के, अगर जिस तरीके से मैं करा रही हूँ वैसे, ये नहीं कि आप जो है मैं दे रही हूँ मटेरियल और आप पढ़ ही नहीं रहे, नहीं, 35 प्लस आपके आएंगे, प्लस 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। हमारी कोशिश है 55 प्लस की। ओके, आगे बात करते हैं इल्तुतमिश की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर आपको टीजीटी एसएसटी के लिए पढ़ना होगा तो मैं बाद में कराऊंगी, लेकिन बहुत कुछ जो है उसके बारे में है और उसको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगी जितने भी फैक्ट्स हैं। लेकिन अभी जो है क्योंकि हमें सीटेट के लिए पढ़ना है और आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। ठीक है, तो इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश देखिए 1236 में जो है ना, इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और 1236 में रजिया को जो है जो दिल्ली का सुल्तान
के सिंहासन पर बैठी। इल्तुतमिश की बेटी थी ये। इल्तुतमिश के जो और बेटे भी थे, लेकिन बेटे में जितने भी उसके 2-3 जो भी 4 बेटे थे और रजिया थी, इनमें जो है सबसे योग्य जो है रजिया ही थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है इल्तुतमिश ने जो है रजिया को जो है सिंहासन पर बैठाने का मतलब कि लोगों ने सोचा। सुल्तान सिंहासन रजिया सुल्तान जो है सिंहासन पर बैठी और उसी युग के इतिहासकार उसी दरबार के मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वो अपने भाइयों से जो है बहुत ज़्यादा योग्य थी, सक्षम थी, लेकिन फिर भी जो है वो एक रानी के रूप में जो है उसे मान्यता नहीं दे पा रहे थे। कौन? मिन्हाज ए सिराज। देखिए, उन्होंने स्वीकार किया कि वो अपने भाइयों से सबसे अधिक योग्य है, लेकिन फिर भी वो मान्यता नहीं दे पा रहे थे कि वो एक रानी के रूप में नहीं दे पा रहे थे। इसका कारण क्या था कि दरबार रीजन में प्रसन्न नहीं थे लोग, कहीं ना कहीं जो है लिंग भेद के कारण, क्योंकि वो एक औरत थी। तो 1240 में उसे सिंहासन से हटा भी दिया गया। ठीक है, तो मिन्हाज ए सिराज ने ये बात स्वीकार की, लेकिन वो भी एक जो है स्त्री होने के कारण जो है उसको रानी के रूप में जो है मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबार रीजन प्रसन्न नहीं थे और इसीलिए जो है उसे 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया रजिया को। ठीक है, लिंग भेद की बात करें तो जैसे स्त्री और पुरुषों के बीच का वो बताया गया कि स्त्री और पुरुषों के बीच जो सामाजिक और शारीरिक जो रचना है उसमें अंतर होता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि अंतर के कारण जो है पुरुष जो है स्त्रियों से सबसे अधिक श्रेष्ठ है, ये लिंग भेद का कारण है। ठीक है, लेकिन रजिया जो अपने भाइयों से अधिक जो है समझदार थी, अधिक जो है सुल्तान बनने के योग्य थी। देखिए, रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज ने क्या कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। ठीक है, मिन्हाज ए सिराज का सोचना था, देखिए ये आपको केवल सी-टेट में ही नहीं आता है, आपका डी जो एनसीईआरटी है ना 6 to 8 तो सब में ही आता है, DSSB हो, BPSC हो, ठीक है, सब में ही आता है। तो ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो भी करवा रही हूँ आप लोगों को इतना हाईलाइटेड नोट्स दे रही हूँ, बस आप इसका फ़ायदा उठाइए। देखिए, मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। कौन? उसी दरबार के कवि मिन्हाज ए सिराज ऐसा कहते हैं। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, मतलब रानी का शासन करना, सुल्तान की गद्दी पे बैठना, ये जो है इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, क्योंकि स्त्रियां जो है पुरुषों के अधीन होती हैं। इसलिए वो पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों के साथ उसे आखिर हासिल क्या हुआ, मतलब खुदा ने उसे बनाया तो उसे क्या इससे हासिल हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल जो क्षेत्र है, किसी भी समय मतलब जो वारंगल क्षेत्र था ना, काकतीय वंश का वहाँ पे राज्य था। याद रखिएगा, जो वारंगल है आंध्र प्रदेश में, और ये वहाँ पे काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की एक रानी रुद्रमा देवी थी। ठीक है, उनके व्यवहार से रजिया का व्यवहार जो है बिल्कुल अलग था। रुद्रमा देवी ने क्या किया, अपने अभिलेखों में ना अपना नाम पुरुषों की तरह लिखवाया। ये क्वेश्चन पूछा गया है सी-टेट में। ठीक है, अपना नाम पुरुषों के तरह लिखवाकर लोगों के बीच में जो है एक भ्रम पैदा कर दिया। कहीं ना कहीं जो रजिया तो मानती थी कि वो अधिक योग्य है, अधिक मतलब सुल्तान बनने के योग्य, उसने जैसे है उतने सिक्के पर जो है इल्तुतमिश की बेटी ही जो है उत्कीर्ण करवाया। लेकिन रुद्रमा ने क्या किया कि वो पुरुषों जैसा नाम जो है दिखाया, जिससे कि लोगों को भ्रम होता है। एक और महिला शासक कश्मीर थी, एक की रानी दिद्दा थी, उनका नाम जो है दीदी, बड़ी बहन से निकला है। ये प्रजा में अपनी प्रिय रानी का स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, मतलब कि ये जो दिद्दा थी, लोगों को ये हो सकता है कि वो जब शासन करने के लिए मतलब बनी हो, शासक बनी हो, तो उनको जो है लोगों ने ये नाम प्यार से दिया हो। अब ये जो है पॉइंट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के वारंगल में काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 में अपने अभिलेखों में अपना नाम जो है पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया। क्वेश्चन आता है कि किस वंश की पूछ सकता है, किस वंश की भी पूछ सकता है, किस वंश की जो रानी है, किस वंश की जो महिला शासक ने पुरुषों के जैसा नाम लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया। तो याद रखिएगा, रानी रुद्रमा देवी, कौन से वंश? काकतीय वंश। ठीक है, कश्मीर की रानी दिद्दा के बारे में बता दिया कि उनको ये नाम दिया गया होगा प्रजा की स्नेह भरी संबोधन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है गैरिसन शहर से साम्राज्य तक किस तरीके से हुआ। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, मतलब 13वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है सुल्तानों ने ना अपना शासन गैरिसन शहर से ही शुरू किया था। गैरिसन शहर के रक्षक सैनिक की टुकड़ियों से किया था। गैरिसन का जो विस्तार है गयासुद्दीन बलबन
अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ, जो गैरिसन का विस्तार हुआ था। तो इल्तुतमिश के समय में, क्योंकि इस टाइम पे ना मंगोलों का आक्रमण बहुत तेजी, मंगोलों का आक्रमण बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से उन आक्रमण का सामना किया, बलबन ने भी किया। तो गैरिसन का जो विस्तार है वो दिल्ली सल्तनत के सम्राट बलबन और खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश के मोहम्मद तुगलक को जो है, इसीलिए मतलब इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स है, पूछा भी जाता है, मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। तो इनके समय में जो है बढ़ा, गैरिसन पर इनका नियंत्रण था, ठीक है, गैरिसन पर इनका नियंत्रण था इन सभी राजाओं का, परंतु भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसीलिए जो है उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए जो है क्या करना पड़ता था, इसी पर जो है निर्भर रहना पड़ता था। अगर मैं गैरिसन शहर की बात करूं, गैरिसन शहर किले बंद बसाव जहां सैनिक रहे। गैरिसन शहर क्या है, तो याद रखिएगा, गैरिसन शहर वो जगह थी जहां पे सैनिक रहते थे। भीतरी प्रदेश क्या था, किसी भी शहर या बंदरगाह के जो भी आसपास के इलाके हों, जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करवाते हों, ठीक है। जो किसी भी शहर या बंदरगाह के आसपास के जो भी इलाके हैं, वहाँ के लिए जो है वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करवाते हैं, वो भीतरी प्रदेश होते हैं, ठीक है। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है सुदूर बंगाल व सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली का जो है बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का जो नियंत्रण है बहुत ही जो है कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उन्हें जो है संपर्क के नाजुक सूत्र छिन भिन हो जाते थे। मतलब कि मंगोलों का आक्रमण बढ़ रहा था और इन्हें जो है कहीं ना कहीं वो बगावत भी कर जाते थे, युद्ध होता था, मौसम भी खराब होता था। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। शासन को अफगानिस्तान से जो आने वाले हमलावर थे, जो शासक थे ना, शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों, उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो थोड़ी सी भी कमज़ोर होने पर, मतलब कि वहाँ से जो है ना लोगों का पूरा जो है आक्रमण का जो धमकी है वो मिलती रहती थी, और थोड़ी सी भी ये कमज़ोर होते थे तो इनको जो है कमजोरी का आभास होते ही वो क्या है, विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे, ठीक है, मंगोल। सल्तनत की अगर बात करें, सल्तनत के भीतरी सीमाओं के जो अभियानों का जो लक्ष्य था, जो सल्तनत के भीतरी सीमाओं के, याद रखिएगा, भीतरी सीमाओं के जो अभियान चले उसका लक्ष्य था गैरिसन शहर और भीतरी क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करना, ठीक है। तो भीतरी सीमाओं के अभियानों का मुख्य लक्ष्य था गैरिसन शहर और भीतरी क्षेत्र की जो स्थिति है उसको मजबूत करना। इसके लिए जो है इन्होंने अभियानों के दौरान जो भी अभियान चलाया उसमें गंगा यमुना के जो दोआब वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है, क्योंकि आक्रमण से लड़ने के लिए, जो मंगोल आक्रमण कर देते थे उनसे लड़ने के लिए जो है ना इनको जो है बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ी। सैनिकों को खिलाना पिलाना पड़ेगा, उन्हें वेतन देना पड़ेगा, इसलिए जो है इन अभियानों के दौरान जो गंगा यमुना के जो दोआब वाले क्षेत्र है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे जो है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि जो है बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, जंगलों को साफ करवा दिया सुल्तानों ने, और शिकारी, संग्राहक और चरवाहे थे उनके पर्यावास से वहाँ से खदेड़ दिया। मतलब जो शिकारी संग्राहक होते थे, जो चरवाह होते थे, जो वहाँ पे भूमि जो भी जमीनें मतलब घास हो सूख जाती थी उसको जो है चराते रहते थे, अपने जो मवेशी थे उनको जो है वहाँ से हटा दिया, और वो ज़मीन जो है किसको दे दी, किसानों को दे दी। क्यों किसानों को, क्योंकि गंगा यमुना क्षेत्र जो है वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है और यहाँ पे किसानों को बसा दिया, और ये किसानों को देने का मुख्य कारण था कृषि करना, जिससे कि जो सैनिक हैं उनको जो है उनका पेट भरा जा सके और वो जो है लड़ने के लिए जो है सैनिक तैयार हो सके जो भी आक्रमण हो रहे हैं मंगोलों से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों के लिए किया गया। सल्तनत की जो बाहरी सीमा का जो विस्तार हुआ, जो बाहर वाला सीमा है वहाँ पे जो उसका विस्तार हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान करके शुरू हुए थे। सल्तनत के बाहरी सीमा में जो विस्तार हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और इन्होंने दक्षिण भारत को लक्ष्य करके जो है सैनिक अभियान शुरू किए थे। मोहम्मद तुगलक के समय में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने आप पढ़ा। अब मैं आगे जो है करवाने वाली हूँ मस्जिद के बारे में, दिल्ली सल्तनत में जो मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। साथ ही हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश, ठीक है, जिसमें जो है मैं आपको जो है केवल हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें कि आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं, और खिलजी वंश और तुगलक वंश में क्या अंतर था, किस तरीके से उन्होंने अपने अभियान चलाए थे, हर एक चीज़ जो बताने वाली है। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपका पेपर 2 SST है, अब चाहते हैं SST में एक अच्छा स्कोर करना तो, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली
वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड हाँ, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट लाइक बटन। आपका एक लाइक जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपके आसपास जो CTET की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उन लोगों को ये जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से उनको केवल मटेरियल ही नहीं मिलेगा, बल्कि CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे, एक सही गाइडेंस मिलेगा, जिससे वो अपनी तैयारी जो एक सही डायरेक्शन में कर पाएंगे। मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, आप दूसरों की करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जो है खुद से तैयारी करके जो है अपना CTET जो कि जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसे जो है क्लियर कर सके। तो वो जो है आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। आप अगर अपना करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ, ठीक है, पूरी हेल्प मेरी मिलेगी। ऑल द बेस्ट।